अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैंने ये कहा कि रेत 2050 में ख़त्म हो रही है। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि ये अल्फाज एक रिसर्च पेपर के हैं, एक स्टडी के हैं, जो कि ये कह रही है कि जिस तेज़ी से हम अपनी दुनिया से रेत निकालते जा रहे हैं, दुनिया में रेत 2050 तक एक ख़ास किस्म की रेत जो कि हम निकाल रहे हैं वो ख़त्म हो सकती है। चलिए एक कहानी का आगाज़ करते हैं। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिनका नाम है अब्दुल कादिर अब्दुल रहमानी। अब्दुल कादिर साहब, उनको हमेशा शक रहता है कि मोरक्को में कई जगहों पर इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, गैर कानूनी रेत को निकाला जा रहा है, और वो अक्सर इन इलाकों का दौरा करते रहते हैं। आज उनका, यानी आज के मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन की नहीं, लेकिन इस कहानी में आज के दिन की बात हो रही है। आज उनका इरादा है कि वो एक शहर की तरफ जाएं मोरक्को के, जिसे कैंटेरा सिटी कहा जाता है, और वहाँ के साहली इलाकों में देखें कि क्या ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है कि वहाँ से रेत चोरी की जा रही है। कैंटेरा का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोरक्को के वेस्ट कोस्ट की तरफ है। हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें अटलांटिक ओशन भी नज़र आ रहा है, ऊपर स्पेन है, जिब्राल्टर की पोर्ट है, और ये वो इलाका है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें दूर से ही रेत के तूफान, रेत हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। करीब पहुंचते ही उन्हें रोक लिया गया। एक साहब उनकी तरफ आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं? अगर पाकिस्तान में होते तो वो कहते कि भाई साहब आप मुंह उठा के किधर जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने मुंह नीचे रखा हुआ था, इसलिए उन्हें कहा गया कि भाई साहब आप किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर टूरिस्ट के स्पॉट्स को चेक करने आया हूँ। तो उन साहब ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, चलें जी, वापस पीछे चलें। और साथ ही 2-3 और लोग वहां पर आ गए जिनके पास गन्स भी थी। इन्होंने फौरन अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और वापसी का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी, छुप कर निकले और फिर पैदल उस इलाके की तरफ चलना शुरू हो गए। जब वो उस इलाके के करीब पहुंचे, ये साहिल समंदर पट्टी है, जब वो उस इलाके के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो सैंड माइनिंग हो रही है। वहां पर तो बड़े बड़े डंपर्स हैं जो कि सैंड को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्सकेवेटर्स हैं जो कि सैंड को, रेत को खोद रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो रहा है। ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कौन थी, क्योंकि एक ऐसी पिट थी, एक ऐसा खड्डा था जिसके अंदर उनको ब्राउन कलर की सैंड नज़र आ रही थी, और उसके बाहर उनके अपने कॉलम में लिखा हुआ है 6 बड़े बड़े एक्सकेवेटर थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रेत गैर कानूनी तौर पर निकाली जा रही थी, और जब रेत यहाँ से निकाली जा रही थी तो साहिल समंदर पर जो टीले थे और जो साहिल था वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा था, डिसफंक्शनल हो रहा था। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि इसकी इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को ने नहीं दी, लेकिन बड़े बड़े माफिया रेत निकालते जा रहे हैं। खैर, ये चीज़ हमारे लिए भी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज रेत निकाल रही हैं हमारे मुल्क से भी और दुनिया से, ताकि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को बना सकें। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी में ही रेत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रेत को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मोरक्को से रेत की ट्रैफिकिंग भी की जा रही, और रेत को तरक्की याफ्ता मुल्कों में भेजा जा रहा है ताकि वहाँ के शहर बने, वहाँ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने, इंडस्ट्री बने, और वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर दें। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियों को चाहिए होता है कंक्रीट, और कंक्रीट में रेत एक लाजमी हिस्सा है। मैं आपको यहाँ पर कंक्रीट का मिक्सचर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट में बजरी भी होती है, सीमेंट भी होता है, और रेत भी मौजूद होती है। तो रेत के बगैर कंक्रीट नहीं बन सकता, और कंक्रीट के बगैर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बन सकती। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट करता है कि तकरीबन 50 अरब मीट्रिक टन रेत हर साल एक्सकेवेट की जाती है दुनिया में। अगर हम इसका मुआवजा करें तो पता चलता है कि पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा रिसोर्स इंसान इस्तेमाल कर रहा है वो रेत है। ये रिसर्च 2022 में
यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में की गई, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस रिसर्च में बताया गया, मैं इसलिए आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ, कि 2050 में वो रेत जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है वो शायद दुनिया में ना रहे, या दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जाए। और इन एस्टीमेट्स को यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने भी इंडोर्स किया है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम रेत निकाल रहे हैं तो इसमें क्या बात, रेत तो हर जगह मौजूद है। रेत आती है दरियाओं में और समंदरों में पहाड़ों से। जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, तो वहाँ पर चट्टानों में इरोजन होती है, और इरोजन की वजह से चट्टानें टूटती हैं, नीचे दरियाओं में जाकर शामिल होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टूट फूट का शिकार होते होते आपस में टकरा टकरा कर रेत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। रेत दरियाओं के ज़रिए फिर समंदरों की तरफ जाती है, और यही वो रेत है, समंदरों की रेत और दरियाओं की रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चाइना इस वक्त रेत का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो कि 6.6 गीगा टन रेत 2011 से 2013 के बीच में इस्तेमाल कर चुका है। सिर्फ 2 सालों में 6.6 गीगा टन रेत कंस्ट्रक्शन के लिए और भी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। उसके बाद अमेरिका है, और फिर बाकी ममालिक हैं जो कि रेत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रेत की इकोनॉमी को देखें तो आपको पता चलेगा कि रेत की इकोनॉमी बराबर है $100 बिलियन पर ईयर के। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे मिनरल कमोडिटी बताता है कि तकरीबन $750 बिलियन तक इसकी वर्थ जा सकती है। यानी हम बात कर रहे हैं कि रेत की जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो $100 बिलियन के करीब है, ग्लोबल मार्केट जो है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि नहीं, ये तकरीबन 785 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। और इसी वजह से अब इस इंडस्ट्री में बहुत से माफियाज भी आ चुके हैं। रेत को एक मिनरल के तौर पर देखा जा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा माइन किया जा रहा है। तो जब हम 785 या 780 बिलियन की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रेत हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है। और जब हम अपने मुल्कों की बात करते हैं तो हमारे दरियाओं से और हमारे समुद्रों से भी रेत निकाली जा रही है, हत्ता के नहरों से रेत निकाली जा रही है, और उनके ज़रिए भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब इंसान सोच रहा है कि रेगिस्तान की रेत को भी इस्तेमाल किया जाए और रेगिस्तान की रेत को भी कंस्ट्रक्शन में लाया जाए। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ लुइस फर्नांडो से, जो कि फेडरल पुलिस स्पेशलिस्ट हैं ब्राज़ील में। और उनका ये कहना है कि अगर आप इल्लीगल ट्रेड की बात करें रेत की, तो ये तकरीबन 250 से लेकर 350 बिलियन डॉलर तक जा चुकी हैं, जो कि सोने की और फिशिंग की ब्लैक ट्रेड से बड़ी है। यानी सोने की और मछलियों की अगर ब्लैक ट्रेड को इकट्ठा किया जाए, काले कारोबार को इकट्ठा किया जाए, तो उससे बड़ी ट्रेड, बड़ी तिजारत इस वक्त रेत की हो रही है। रेत को डिफाइन करने के लिए हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जिनमें पत्थर भी होते हैं, जिसमें शेल्स भी होते हैं, जिसमें मादनियात भी होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स भी होते हैं, और ये 2 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। तो 0.6 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर के बीच में इनके साइज़ होते हैं। और इनका जो की यूज़ है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन उसके साथ साथ सोलर सिस्टम्स में रेत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए आपको जैसे जैसे सोलर सिस्टम की तरफ जाएंगे, सोलर पैनल्स की तरफ जाएंगे, तो हमें वहाँ पर भी नज़र आएगा कि रेत बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में भी रेत का इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि रेत में सिलिका भी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में भी रेत दरियाओं से निकाली जा रही है, और इस रिसर्च के मुताबिक रेत इकोसिस्टम तबाह कर रही है। सवात के बारे में, और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने जस्ट गूगल किया और मैंने अखबारों की क्लिपिंग्स देखी कि आखिर इलीगल सैंड माइनिंग पाकिस्तान में हो रही है और कहाँ हो रही है, तो गूगल साहब भर गए। उन्होंने इतना ज़्यादा डेटा मुझे दिया कि उनमें से चंद चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हैं। अखबारी जो
टुकड़े हैं वो मैंने यहाँ पर लगाए ताकि आपको नज़र आए कि हमारे मुल्क में तो इसको हम मसला ही नहीं समझते, और धड़ाधड़ ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्योंकि हम चिप्स तो बनाते नहीं और सोलर पैनल्स भी नहीं बनाते अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सिर्फ घर ही बनाते हैं, और घरों में दरियाओं की, नहरों की और समंदरों की, बीचेस की, क्योंकि समंदरों की तह से रेत निकालना मेरे ख्याल में शायद अभी पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लेकिन बीचेस से रेत हम मुसलसल ले रहे हैं, क्योंकि ये वो रेत है जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। रेगिस्तान वाली रेत कंस्ट्रक्शन में नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो यहाँ पर हम इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप सवात रिवर की बात कर रहे हैं, और जब रेत दरियाओं के से निकाली जाती है, समंदरों से निकाली जाती है, बीचेस को ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ के पौधे भी ख़त्म होते हैं, वहाँ के जानवर भी ख़त्म होते हैं, वहाँ पर इंसान जाना भी छोड़ देते हैं, तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तबाह होता है। यहाँ पर आपको मैं आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो कि कहती है, बड़ा अच्छा टॉपिक, इसका नाम मुझे बहुत पसंद आया, द डार्क साइड ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ पर भी यही बताया गया कि किस तरीके से हम अपने शहरों से, ये मलीर रिवर की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, हम रेत निकाल निकाल के माफियाज ऊपर तक जिन्होंने लोग बिठाए हुए हैं वो रेत का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। मैं आपको दीर की भी मिसाल दूंगा, और उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि इंडस रिवर से भी हम रेत निकाल रहे हैं, हम रावी से भी निकाल रहे हैं। हम पूछते हैं, भाई साहब आपको कौन सी रेत चाहिए, रावी की चाहिए या चिनाब की चाहिए, हम वहाँ से ट्रालियाँ लेंगे। हम इतने आराम से रेत वहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान में ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ये सोच सके कि ये रेत अगर 2050 में, 2060 में कर लें, 2070 में कर लें, ख़त्म हो गई तो हमारी अगली जनरेशन्स क्या करेंगी। और इस रेत के ख़त्म होने की वजह से अगर दरियाओं का इकोसिस्टम ख़त्म हुआ तो ये दरिया बेअबान हो जाएंगे। ये दरिया सूख तो पहले ही रहे हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम भी ख़त्म होता जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ, और आप इन ग्राफ को देखें, इनका रेफरेंस भी नीचे दिया गया है कि किस तरीके से रेत की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको दिखाई गई है कि कम होगी, और रेत की जो कंजम्पशन है, जो ज़रूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ। 2100 तक हम इस ग्राफ में, मुझे अगर सही नज़र आ रहा है, क्योंकि नज़र मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम अगर देख सकें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ज़्यादा रेत चाहिए लेकिन रेत कम मिल रही है। आखिर में पाकिस्तान की बात होगी, और पाकिस्तान में रेत का कारोबार अरूज पर है। पाकिस्तान में रेत में मौजूद सिलिका क्वार्ट्स बहुत बेहतरीन हैं, जो कि सोलर पैनल्स बनाने में, घरों को बनाने में और चिप्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो लोगों को लाइसेंस देती है कि वो रेत निकाल सकते हैं? और अगर वो हमारे दरियाओं से लिमिटेड रेत निकाल रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे देते हैं? क्या वो कोई टैक्स देते हैं? और क्या हमने अगले 100 साल का प्लान बनाया हुआ है कि हम इतनी रेत निकालने की इजाज़त देंगे तो पीछे दरियाओं से भी रेत आएगी? अब हो ये रहा है कि दरियाओं से रेत स्लो आ रही है और आगे से हम निकालते जा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि क्योंकि कुदरत का निज़ाम तो स्लो है, बारिशें होनी हैं, यालाबारी होनी है, दरियाओं पर रॉक्स ने टूटना है और आहिस्ता आहिस्ता रेत ने आना है, और हम आगे से रेत निकालते जा रहे हैं। तो ये थिंक टैंक की वीडियो है, थिंक टैंक की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वो वीडियो जो पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए सजेशन है, उन्हें हमने थिंक टैंक में रखा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।